नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। इस वक्त हम हैं डॉक्टर पूजा अग्रवाल जी के पास। डॉक्टर पूजा किरोड़ीमल शासकीय जिला चिकित्सालय में कीमोथेरेपिस्ट हैं और कीमोथेरेपी यूनिट की शुरुआत 2023 में 4 फरवरी को हुई थी किरोड़ीमल शासकीय जिला चिकित्सालय में। तब से डॉक्टर पूजा के सुपरविजन में वहाँ पेशेंट को कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते जी, बताएंगे जो किरोड़ीमल शासकीय जिला चिकित्सालय में कीमोथेरेपी को लेकर यूनिट शुरू हुई थी, आपने ट्रेनिंग की हुई है जी। और कितना स्टाफ ट्रेनिंग में गया था और क्या कुछ ट्रेनिंग में बताया गया, इसके बारे में बताएंगे। आज से लगभग 2 साल पहले मैं और मेरे साथ 2 स्टाफ हम लोग उज्जैन ट्रेनिंग में गए थे। 15 दिन हम लोग वहाँ पे थे। पूरी ट्रेनिंग हमको ही वहाँ पे डॉक्टर पेंडारकर और डॉक्टर त्रिपाठी जो उज्जैन के एक डॉक्टर थे और बॉम्बे से एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने हम लोग को प्रशिक्षण दिया। पूरी ट्रेनिंग के बाद में आते ही फिर हम लोगों ने यहाँ पे कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्टार्ट कर दिया था और उस समय से लेके आज तक हम लोग लगातार फिर मरीजों को कीमोथेरेपी हम लोग दे रहे हैं। तो मेरे साथ में मेरी 2 स्टाफ और हैं। हम लोग हमारे अस्पताल में जो हम लोग कीमोथेरेपी यूनिट चला रहे हैं वो एक डे केयर यूनिट कीमोथेरेपी यूनिट है, जिसमें पेशेंट मॉर्निंग में आते हैं, उनको कीमोथेरेपी एजेंट हम लोग लगाते हैं और 2-2:30 बजे 3 बजे तक पेशेंट इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं। जी, कीमोथेरेपी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जी। जो ख़ास तौर पर कैंसर पेशेंट हैं और उनके परिजन हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ आप लोगों का जो है समझाइश रहती है, ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जो आते हैं या उनके परिजन जो आते हैं, क्योंकि वो जागरूकता का अभाव जो है वो देखा जा रहा है और फिर वो कीमोथेरेपी की तरफ जाना नहीं चाहते और तब जाते हैं जब आखिरी स्टेज में पहुंचते हैं। एक्चुअली कीमोथेरेपी ही एक एजेंट ऐसा है जो कैंसर के कीटाणुओं को कम कर सकता है, मार सकता है। अब वो एजेंट ही ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है, तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उस कारण से कई सारे मरीज जो बोलते हैं हम कीमोथेरेपी एजेंट नहीं लगाना चाहते, जैसे कि उसकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे बाल पूरे झड़ जाते हैं, हाथ पैरों में झुनझुनी आना, खून की कमी होना, उल्टी दस्त लगना और शरीर में कमजोरी आना। कई बार कीमोथेरेपी लगाते लगाते ही पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरह की मेडिसिन है। तो उसी से कई सारे पेशेंट जो है ना वो डरते हैं कि हम कीमोथेरेपी एजेंट लगाएंगे तो हमको ये सब हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब पेशेंट को एडवाइस काउंसलिंग करते हैं कि ये सब साइड इफ़ेक्ट आएंगे, लेकिन जैसे बाल अगर झड़ गए पूरे तो उसके बाद नए बाल भी आते हैं, खून की कमी हो गई तो उसके लिए भी इलाज है। जो साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं तो उन सब का इलाज भी है। तो जब पेशेंट को हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि अगर आपको ऐसी परेशानी आएगी, सपोज खून की कमी हो गई, तो हम खून चढ़ाकर या फिर खून बढ़ाने का इंजेक्शन लगाकर उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा सही लगता है कि हाँ चलो। उसके बाद में बहुत सारे पेशेंट एग्री हो जाते हैं कि हाँ मतलब अगर साइड इफ़ेक्ट है तो उसका इलाज भी है। जी। तो किस तरह के पेशेंट डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं जो कीमोथेरेपी के लिए आ रहे हैं? हमारे पास सब तरह के पेशेंट आते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट हम रूटीन में डायग्नोस करते हैं, उनको फिर वहीं पे ही डायग्नोस करके वहीं पे हम काउंसलिंग करते हैं कि इसका इलाज जो है वो आपके पास में संभव है। हमारा एक ट्यूमर बोर्ड बना हुआ है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर हैं पैनल में। तो कोई पेशेंट आता है तो उसकी हिस्ट्री वगैरह पूरी डिटेल हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके सारे इन्वेस्टिगेशन करा के फिर हम लोग उस ग्रुप में डालते हैं कि पेशेंट का ये आया है। तो उसके बाद हमारे पास में वहाँ से जो हमारे टॉप के कंसल्टेंट हैं वो एडवाइस कर देते हैं कि आपको ये चीज़ करना है, ये एजेंट देना है। पेशेंट को हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि आपको ये लगाना है, पेशेंट विलिंग होते हैं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वर्चुअल सिस्टम है जो आप लोगों ने बनाया हुआ है? हाँ, ये एक्चुअली ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन होके ही होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग सोलली अपना कोई भी पेशेंट को कुछ भी एडवाइस कर दिए या कुछ भी, ऐसा नहीं है। वो पूरे कंसल्टेंट के साथ में डिस्कशन होके फिर आगे बढ़ता है। हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बाहर ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जैसे मोस्टली गांव के पेशेंट ऐसे रहते हैं जो एक बार चले गए बाहर, एक बार तो कीमोथेरेपी का इंजेक्शन लगवा लिया, वो अपना ज़मीन वमीन को बेच के पूरा पैसा ख़त्म, उसके बाद नहीं जा पाते। तो इसी के लिए सरकार ने यहाँ पे निःशुल्क कीमोथेरेपी लगाने की व्यवस्था की है कि जो पेशेंट मोस्टली गरीब पेशेंट जो बाहर दूर तक नहीं जाके अपना इलाज करा सकते हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ पे या तो आयुष्मान में कराते हैं या फिर निःशुल्क इलाज करते हैं। दवाओं को लेकर जो लगती हैं दवाएं, उसको लेकर क्या कुछ अभी तक हम लोग कम से कम इतने दिनों में 300-350 कीमोथेरेपी हम लोग लगा चुके हैं पेशेंट लोगों को। और उन लोगों को मोस्टली इंजेक्शन जो है ना
वो हम लोग फ्री में ही लगाते हैं। हमारे पास में हर साल का कुछ बैलेंस रहता है जो हम लोग वहाँ से मंगाते हैं। जैसे जो पेशेंट इंजेक्शन ख़त्म हो जाता है फिर हम लोग इंडेन करके मंगाते हैं, तो हम लोग उसी तरीके से पेशेंटों को इंजेक्शन फ्री में लगाते हैं। फिर यहाँ ऐसे पेशेंट जिनकी कीमोथेरेपी हो रही है जी, उनके फॉलोअप के लिए क्या कुछ आप लोगों के रहती है व्यवस्था? फॉलोअप के लिए ऐसा है कि जैसे रूटीन ब्लड टेस्ट तो हमारे यहाँ हो जाती है ना, लेकिन सीटी स्कैन और ये ही बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है फॉलोअप के लिए। तो सिटी स्कैन में अब हमारे यहाँ तो जिला अस्पताल और यहाँ मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन है नहीं, लेकिन फिर हम लोग जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उन लोग से बात करके कि ऐसा कैंसर पेशेंट है तो मिनिमम अमाउंट लेके आप इनका सिटी स्कैन कर दीजिए, ताकि फिर हम लोग को आगे लेने मतलब फॉलोअप में पेशेंट का अब आगे क्या करना है वो हम लोग डिसाइड कर सके, तो उतना वो लोग भी सपोर्ट करते हैं हम लोग को। डायग्नोसिस को लेकर बात करें कैंसर की, तो उसको लेकर जो है एक्यूरेसी जो महत्वपूर्ण है जी, कि किस डायग्नोस एजेंसी के थ्रू एक्यूरेसी हमको जानकारी वहाँ से मिलती है, तो क्या हमारे आसपास उस तरह के डायग्नोसिस सेंटर हैं कैंसर को लेकर? डायग्नोसिस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेशेंट का, तो सबसे पहले एक तो एग्जामिनेशन जो कि हम खुद करते हैं, फिर उसके बाद में उनका डिटेल हिस्ट्री वो है इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन में आता है, सपोज किसी पेशेंट को ब्रेस्ट में लंप है तो लंप से रिलेटेड अगर मान लो शरीर में किसी तरह की कोई गठान है, वो नॉर्मल तो नहीं है, एबनॉर्मल ही है इसलिए गठान है वो, तो उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रहता है कि उस जगह की अपने को सोनोग्राफी करा के देखनी पड़ती है। फिर सोनोग्राफी के बाद में हम लोग सुई डाल के एक पानी की जांच करते हैं जिसको FNAC जांच बोलते हैं। उसके बाद में फिर अगर उसमें आता है कि पेशेंट को कैंसर है तो कौन से प्रकार का कैंसर है, मतलब बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है, ठीक है, कम खतरनाक है या ज़्यादा खतरनाक है, उसके आधार पर फिर उसकी बायोप्सी करनी है, तो वो आगे हम लोग डिसाइड करते हैं। बायोप्सी हमारे यहाँ अस्पताल में हो जाता है जी, बायोप्सी हो जाती है? बायोप्सी हो जाती है। अच्छा। यहाँ पे मतलब जैसे ब्रेस्ट लंप है तो हमारे सर्जन जो हैं वो गठान को निकाल के भेज देते हैं, लेकिन जैसे अलग अलग टाइप की कैंसर का जो अलग इलाज अलग अलग होता है। किस किस तरह के कैंसर, वही मैंने पहले पूछा था, हाँ, तो वो जानना चाहते थे हम कि किस तरह के कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर, उसके बारे में जानकारी देंगे। इसमें जो तो अभी हमारे सेंटर में कीमोथेरेपी के लिए आ रहे हैं, हमारे पास इसके बारे में अभी तक में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं वो पेशेंट बहुत आ रहे हैं। बच्चेदानी के कैंसर का पेशेंट आ रहे हैं, कोलोन कैंसर हैं, पैंक्रियास कैंसर हैं, ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट भी आए हैं हमारे पास, और माउथ कैंसर, इसोफेगस कैंसर, स्टमक कैंसर, ऑलमोस्ट सब, और एक मल्टीपल मायलोमा जो एक हड्डी वाला कैंसर होता है वो वाले पेशेंट भी आ रहे हैं हमारे पास कीमो के लिए। तो ऑलमोस्ट मिक्स टाइप की पेशेंट हमारे पास सब पेशेंट आ रहे हैं जो कीमो लगवा रहे हैं हमारे पास। चूँकि आप स्त्री रोगों के सलाहकार चिकित्सक भी हैं, जी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी ज़्यादातर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर को लेकर केसेस बहुत ज़्यादा हैं। सरकारें भी चिंता कर रही हैं इसको लेकर, कैसे इसकी रोकथाम की जाए। जी, तो आप हमारी ऑडियंस को क्या कुछ बताना चाहेंगी इसकी रोकथाम के लिए, कैसे हमारी ऑडियंस जागरूक रहे कि उस स्टेज तक पहुंच ही ना पाएँ? देखिए, फीमेल्स में दो प्रकार के कैंसर बहुत कॉमन होते हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर है और एक सर्वाइकल कैंसर है। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ही होता है कि वो कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट से ही हम बहुत जल्दी उसके साइन सिम्टम्स या बीमारी बढ़ने से पहले ही हम लोग उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बीमारी आने की आशंका है। तो जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए अगर मान लो किसी पेशेंट का मेनोपॉज हो गया है, मेनोपॉज के बाद में अचानक से उसको सफ़ेद पानी की शिकायत हो रही है, बच्चेदानी के रास्ते से सफ़ेद पानी जा रहा है, उसमें स्मेल आ रही है, या फिर अचानक से उनको ब्लीडिंग चालू हो गई, तो हम लोग पैप स्मीयर करके देखते हैं। पैप स्मीयर में हम लोग बच्चेदानी के मुंह से पानी की जांच देखते हैं, फिर उसमें ये पता चलता है कि किसी प्रकार के नॉर्मल सेल्स हैं या इन्फेक्शन है या फिर कोई एबनॉर्मल सेल्स आ रहे हैं। अगर उसमें एबनॉर्मल सेल्स आते हैं तो फिर आगे की हम लोग प्रोसीजिंग करते हैं, जैसे बायोप्सी लेना है वहाँ से, या फिर DNC करके अगर मान लो बच्चेदानी के अंदर का कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग DNC अगर एडवाइस करके अंदर का मटेरियल को फिर बायोप्सी के लिए भेजते हैं। 8 से 10 दिन में उसकी रिपोर्ट आती है। उसके बाद का प्रोसीजर है, अगर उसमें डाउट लगता है कि इनको ये शिकायत हो सकती है तो फिर आगे CT या MRI वगैरह एडवाइस करते हैं हम। जी, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हम बात करें तो कैसे महिलाएं जो हैं जागरूक रहें, कैसे उन चीज़ों पे वो अपना खुद उसकी पहचान कर सकती हैं? ब्रेस्ट कैंसर देखिए, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर मोस्टली जो है 30 के बाद वाली ही प्रॉब्लम है। और अभी हाल में ही मैंने एक हफ्ता पहले ही एक पेशेंट जिसको देखा था, वो
32 इयर्स की लेडी थी और लैक्टेटिंग वुमेन है। लैक्टेटिंग वुमेन मतलब वो अपने बच्चे को दूध ही पिला रही है। अच्छा। तो मोस्टली अगर मान लो लैक्टेटिंग वुमेन है, हमारे पास आ रही है कि ब्रेस्ट में गठान हो गई है, तो हम यही मानते हैं कि जो दूध की नलियाँ रहती हैं उसमें सूजन आ गई है, और लैक्टेटिंग वुमेन में बहुत कॉमन है। लेकिन इतने दिनों की प्रैक्टिस में मैंने फर्स्ट टाइम उस दिन देखा कि 32 इयर्स की लैक्टेटिंग वुमेन में वो जो गठान थी वो मतलब ब्रेस्ट कैंसर था। हाँ, तो 30 के बाद में ही हर फीमेल्स को अपना ब्रेस्ट एक सेल्फ एग्जामिन करके देखना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई गठान तो नहीं आ रही है, कहीं पे कोई पेन तो नहीं हो रहा है, या फिर निप्पल से किसी प्रकार का कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। लैक्टेटिंग वुमेन रहेगी तो मिल्क डिस्चार्ज तो आएगा ही, लेकिन अनयूजुअल डिस्चार्ज मतलब वहाँ से पानी निकलना, ब्लड का निकलना, या फिर किसी प्रकार का ब्लड मिक्स मवाद जैसा निकलना, या फिर निप्पल का रिट्रैक्शन मतलब वो अपनी जगह से हट के टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, अंदर की तरफ दब रहा है, ये सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो अपने को फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए तुरंत। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कीमोथेरेपी को लेकर, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जो है लोगों का विश्वास कम रहता है जी, तो क्योंकि भरोसा नहीं आता, तो वहाँ जो यूनिट है कैसे उसको बेहतर करने के लिए लोग वहाँ जाएं, क्योंकि परेशान लोग आते हैं, कैसे कंफर्टेबल वहाँ पे परिस्थितियाँ हों, वहाँ पे बढ़िया व्यवस्था हो जहाँ पे कीमोथेरेपी यूनिट है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या आपने आगे सोचा है? देखिए, मैंने तो यही सोचा है कि हम कैंसर यूनिट को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। कम से कम हमारे पास में 10 से 15-20 बेड है और स्टाफ भी बढ़े। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो हमारे पास व्यवस्था है उसमें हमारे पास 3 बेड है, जिसमें पूरा आईसीयू का फैसिलिटी है। अगर पेशेंट को अचानक से अरेस्ट भी होता है तो हमारे पास वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सब कुछ है, और इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह सब कुछ है। और मैं तो 24 आवर अवेलेबल रहती ही हूँ, अचानक से किसी पेशेंट को कुछ होता है तो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग डे केयर चलाते हैं, तो पेशेंट आया और एडमिट हुआ, इंजेक्शन लगवाया और शाम तक पेशेंट घर चला जाता है कंफर्टेबली। तो जनरली अभी तक के इतने दिनों की मतलब जब से मैंने कीमोथेरेपी यूनिट चालू किया है, इतने लोगों को कीमो दिया है, तो अभी तक एक भी पेशेंट के साथ ऐसा कुछ मिसहैपनिंग नहीं हुआ है। सक्सेसफुली मैंने इतने 300-350 कीमो लगा दिए हैं। तो पेशेंट का फेथ तो है, लेकिन बस किसी कारण से थोड़ा जैसे प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, तो पेशेंट का इनपुट थोड़ा कम है। लेकिन जो पेशेंट आते हैं ना, वो खुश होके जाते हैं। जैसे कि किसी को पता चल रहा है, मान लो इंजेक्शन उनका बाहर लगता था, एक ट्रांसोमेब करके इंजेक्शन होता है जो सीए ब्रेस्ट में देते हैं। मेरे पास तमनार से एक पेशेंट आती है जो मतलब वहाँ लिखवाने जाती है, दिखा के आती है, लेकिन आती फिर वो यहीं पे कि मैडम मैं आपके पास ही लगवा के जाऊँगी करके। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल कैंसर को लेके वैक्सीन की बात भी होती है। जी जी। तो ये ग्लोबल लेवल पे हम देख रहे हैं। जी जी जी। तो इसके बारे में थोड़ी बताएंगे। हाँ, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन जैसे हम बचपन में बीसीजी का वैक्सीन लगवाते हैं निमोनिया के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, सेम वैसे ही एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जो सर्वाइकल कैंसर को प्रमोट करता है, उसके कारण से मोस्टली होता है। तो आज के उसमें एक नया प्रोटोकॉल में आया है कि सर्वारिक्स करके जो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन चला है, जो मोस्टली मतलब बच्चियों से स्टार्ट करना चाहिए कि जिनका फर्स्ट पीरियड आने के पहले ही अगर 3 डोज लग जाता है तो वो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है। नहीं लग पाया तो फिर शादी से पहले लग जाए बच्ची को, 0, 1 और 6 डोज में लगता है, तो अच्छा प्रोटेक्शन है। नहीं तो अभी तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जिसको जब पता चले वो लगवा लें, तो जो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है उसका। और ये वैक्सीन आज की एज पे मतलब हर टीनेजर्स, गर्ल्स को, एडल्ट को और वुमेन्स को सबको देना चाहिए। अवेलेबिलिटी की अगर बात करें, उपलब्धता की अगर बात करें, तो उपलब्धता की तो अभी तो देखो जैसे कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है उसमें है नहीं, लेकिन शासन का ये प्रावधान है कि हम उसको बहुत जल्द लाने वाले हैं सरकारी प्रोटोकॉल में। तो अभी तो फिलहाल अगर किसी को ऐसा है कि कहीं पे भी अवेयरनेस आ रहा है कि हमको सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवाना है, तो वो किसी भी मेडिकल शॉप से लेके किसी भी हॉस्पिटल में जाके लगवा सकते हैं फिर हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए, और बहुत ख़ास जानकारियाँ, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो हम कह सकते हैं वो आपने हमारी ऑडियंस को देने की कोशिश की है। और हम अपनी ऑडियंस से भी चाहेंगे कि अगर आपके पास आसपास कोई इस तरह के पेशेंट हैं जो कीमोथेरेपी जिनकी चल रही है, जिन्हें एडवाइस की गई है, तो किरोड़ीमठ शासकीय जिला चिकित्सालय में डॉक्टर पूजा अग्रवाल जी ये पूरी यूनिट को संभालती हैं। आए इनके पास, पूरी विश्वसनीयता के साथ और पूरे सुरक्षित तरीके से जो है वो कीमोथेरेपी होती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो है डॉक्टर साहब के सुपरविजन में जो कुछ हो रहा है, वहाँ जो सुप्रिटेंडेंट हैं हॉस्पिटल की, सिविल सर्जन हैं, वो लगातार आप लोग मिलकर वहाँ व्यवस्थाएं बेहतर करने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि कम खर्चे में
बहुत ही कम खर्चे में वहाँ कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे आसपास से जुड़ी हुई खबरों के लिए और इस तरह की बातचीत के लिए हम लगातार आपसे इस ऐसे वीडियो के माध्यम से आते रहेंगे। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट शेयर करें। नमस्कार।